Hello, good afternoon, HIBC students. Hello, good afternoon, HIBC students. Shall we start? Shall we start? Yes or no? Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in the last week, what we were discussing, परसों हमने क्या देखा? कौन सा लास्ट पॉइंट था? डिजास्टर मिटिगेशन ना? आई थिंक डिजास्टर मिटिगेशंस ना? ये वाला था पॉइंट, मिटिगेशन टूल्स और गोल्स, ये वाला था ना शायद? यस और नो? यस और नो? हेलो, मिटिगेशन वाला ये पॉइंट्स कंप्लीट हुआ? आगे बढ़े? नहीं मैम, नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। डिजास्टर मिटिगेशन है ना, उसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स, मतलब 2 स्लाइड्स थे ना, उसके वही कवर हुए, बाकी और करने के आगे। ओके, आपको स्लाइड नंबर पता है? स्लाइड नंबर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट वगैरह हो गया था हमारा। आगे देखते हैं। ये देखिए, डिजास्टर मिटिगेशन एक पॉइंट हुआ था, ये दूसरा स्लाइड हुआ था शायद। ओके, स्लाइड नंबर 25 से स्टार्ट करने का। ओके, स्लाइड नंबर याद रखिए क्योंकि मुझे याद नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। There is no centralized comprehensive policy or program on Government of India regarding disaster mitigation, but the government act as the biggest insurance to help the population in the distress due to any natural calamity through relief and rehabilitation programs, loans and subsidies. तो उसका मतलब क्या हुआ? The government doesn't have, or that there is no particular program or policy of disaster mitigation, but the government act as a biggest insurance to help the population who are in the natural calamities. जैसे हम सबको पता रहता है या सबको थोड़ा सा मालूम होगा कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम वगैरह या कोई पॉलिसी डिजास्टर पे नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट का काम रहता है, तो गवर्नमेंट का काम जो लोग उस कैलेमिटी, अपना ऑडियो में काय झालं? साई, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। तो गवर्नमेंट का काम रहता है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज में जो फंसे हुए लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, इकोनॉमिकली हेल्प करना और उनको रीएस्टेब्लिश करना, लोन्स देना, सब्सिडीज देना। ओके, एट दिस स्टेज the number of voluntary agencies also come forward in a big way to help mitigate distress effects on the population. तो सिर्फ गवर्नमेंट का काम वहाँ पे नहीं रहता है, गवर्नमेंट के साथ जो प्राइवेट कंपनीज भी रहती है या प्राइवेट जो हम बोलते हैं एजेंसीज रहती है, वॉलंटरी एजेंसीज, और भी वॉलंटरी एजेंसीज रहती है एकेडमिक्स को लेके, तो वो भी इसमें जुट जाते हैं जहाँ पे लोग फंसे हुए होते हैं, उन पे काम करने के लिए, उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। The contingency plans are normally available with district administrative and civil defenses authorities for the use after every minor and major disaster. कि जितना भी माइनर और मेजर डिजास्टर होते हैं तो उस पे काम करने के लिए जो प्लान्स होते हैं तो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल डिफेंस अथॉरिटीज़ के नीचे आते हैं। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल कि रत्नागिरी में कितना नुकसान हुआ है, रत्नागिरी पे अगर कोई डिजास्टर आया है तो उसमें कितना नुकसान आया है, तो वो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो वहाँ पे रहेगा कि उसमें जो सिविल डिफेंस अथॉरिटीज है वो वहाँ पे काम करेगी कि कितने प्रमाण में या कितने प्रोपोर्शन में वहाँ पे डैमेज हुआ है, कितने लोगों की मदद चाहिए, क्या ज़रूरत है वहाँ पे भेजनी चाहिए या क्या होना चाहिए, सब कुछ अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल डिफेंस अथॉरिटीज के नीचे आता है। So do you understand this point properly, all of you? Do you understand, all of you?
हेलो, यस डू मैम। अंडरस्टैंड? हाँ, आगे आगे देखते हैं. However, the number of government departments and institutions are engaged in the activities which are multifaceted in the nature and it is a team effort. कि यहाँ पे कोई एक इंसान काम नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एक साथ जुट जाते हैं. कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, सिविल डिफेंसेस है, फिर गवर्नमेंट है, कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये सभी एक साथ आपको यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देती है. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? यस और नो? यस मैम. आगे देखते यस। हैं, आगे देखते हैं. 25 ओके, आगे अभी देखते हैं. द 10 5-year plan states that sustainability is the key word in the development progress. Means that progress, what does mean by progress? The progress means the sustainability in the past, in the present and in the future. It is called प्रोग्रेस. ओके, तो गवर्नमेंट, हम अभी जो हमने बात की कि डिजास्टर मिटिगेशंस और प्लान्स और प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो उनका जो एम होता है, तो फ्यूचर में उसको बनाए रखने के लिए, फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर में हर जगह, एक ही जगह पे नहीं लेकिन हर जगह प्रोग्रेस होने के लिए उन्होंने जो काम, जो जिम्मा उठाया है, तो वो जिम्मा और वो काम बहुत अच्छी तरीके से 5 साल में या 10 साल में वो काम होना चाहिए. यहाँ पे लिखा है देखिए, द 10th 5-year plan states. तो जो डिजास्टर मिटिगेशन के जो अंडर आता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आता है, या सिविल डिफेंसिव एजेंसीज आती है, वो जो काम करते हैं डिजास्टर मिटिगेशन में, तो उनके 5 साल का प्लान होता है या 10 साल का प्लान होता है. तो हर जगह जहाँ पे भी डैमेज हुआ है वहाँ प्रोग्रेस करने के लिए ये प्लान बनाया जाता है. डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट डू नॉट कंसिडर द डिजास्टर लॉस पर्सपेक्टिव टू बी सस्टेनेबल. जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, तो वहाँ पे इसके लिए नहीं कंसिडर की जाती कि वहाँ पे डैमेज हो गया है, डिजास्टर की वजह से डैमेज हो गया है, लेकिन उस पर कंसिडर किया जाता है द कॉस्ट ऑफ द डिजास्टर रिलेटिंग टू द लॉस ऑफ लाइफ, एसेट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, cost of reconstruction of not only asset but the life, but of the lives can scarcely be borne any community or the nation. तो यहाँ पे सिर्फ डैमेज की बात नहीं की जाती कि कितना डैमेज हो गया है, कंस्ट्रक्शन कितना डैमेज हो गया है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज थम गई है, उसकी बात तो होती है, लेकिन उसके अलावा लोगों को, जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनको कैसे वहाँ से निकाला जाए, इस पे ज़्यादा काम करने की कोशिश वो लोग करते हैं. कि नेशन को फिर से एकजुट कैसे किया जाए, एक साथ कैसे लाया जाए. क्योंकि फॉर एग्जांपल, जैसे जितने आपको ये पता होगा कि जब हम स्कैर होते हैं, स्कैर में स्कैरी होते हैं, हम जब डरे हुए होते हैं, तो कोई भी काम हम ठीक तरह से कर पाते हैं. If we are afraid of someone else or if we are afraid of something, can we do our work properly? Can we do our work properly? Yes or no? नो। नो मैम. तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हमारे दिमाग में छप जाते, तो उसकी वजह से उसमें से बाहर निकलने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं. Therefore, all the development schemes in vulnerable areas should include disaster mitigation analysis, whereby the feasibility of the project is assessed with the respect to vulnerable of the area and mitigation measure required for the sustainability. उसका मतलब ये हुआ कि जितना भी डेवलपमेंट स्कीम जितने डैमेज एरिया में इंक्लूड किया जाता है, तो वो डैमेज एरिया में इंक्लूड करने के लिए वो डिजास्टर मिटिगेशन क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करती है. डिजास्टर मिटिगेशन जो हम बोलते एजेंसी हो या कुछ भी हो, जिसमें वो टीम वर्क काम करता है कि कितने प्रोपोर्शन में डैमेज हुआ है,
फिर उनका जो प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा जाता है, वहाँ पे बनाया जाता है कि 5 साल के लिए प्रोजेक्ट में इतना काम होना चाहिए, तो उसके बारे में क्या सोचा जाता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हो, कि वहाँ से फिर से वहाँ एक बार लाइफ जिंदा हो जाए, एक बार फिर से वहाँ पे जैसा रीसेटलमेंट हम बोलते हैं कि कुछ न कुछ तो वहाँ पे करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों का लाइफ, जो लोग बच गए हैं उनके लिए और उन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए वो कुछ कर पाए। तो समझ में आ रहा है ये पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? yes ma'am. आगे बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, पॉल्यूशन कंट्रोल, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर एक्सेट्रा शुड देयरफॉर बी गिवन हाई प्रायोरिटी इन द प्लान्स। तो इस प्लान में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है कि वहाँ पे क्या होना जरूरी है। प्लान्स तो वो बनाते हैं, डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी प्लान्स तो वो बनाते हैं, लेकिन उस प्लान्स में ज़्यादातर एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो। फिर एफॉरेस्टेशन मीन्स एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, या फॉर एग्जांपल जंगल जो तोड़े जाते हैं या और कुछ जो जंगल की वजह से जो नुकसान होता है, जंगल तोड़ने की वजह से, पेड़ तोड़ने की वजह से, तो उसमें वो प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कि फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। और आगे बताया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, कि फॉर एग्जांपल जो कंस्ट्रक्शंस वर्क है उसका बेस कैसा होना चाहिए, या अर्थक्वेक में जो छोटा बड़ा बिल्डिंग होता है वो कॉलेप्स हो जाता है, या फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग ठीक तरह से बनाया नहीं जाता वो जल्दी कॉलेप्स हो जाता है, तो उसको इस प्लान्स में इंक्लूड किया गया है। ऐसे प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाने चाहिए जिसको लोगों को अवेयर, जिससे लोग अवेयर हो। ओके, तो यहाँ पे इस सभी प्लान को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया है। तो जैसे आप अभी भी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया विच आर द प्लान्स इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी प्लान्स रिलेटेड टू डिजास्टर मिटिगेशन, तो उसमें ये सब पॉइंट्स आते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? यस मैम। आगे का पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मिटिगेशन टूल्स और गोल्स, व्हाट इज द एम और व्हाट आर द गोल्स ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन टूल्स इंक्लूड certain broad measures taken to address the prevention goals. They encompass the preservation and protection of natural resources that include watershed management. Okay, तो फॉर एग्जांपल जो वाटरशेड मैनेजमेंट की जमीन में जितना पानी बचा हुआ है, वाटरशेड मैनेजमेंट में कितना पानी होना चाहिए, तो उसकी वजह से उसके हिसाब से पानी का और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका प्रोटेक्शन हमको करना चाहिए। आगे देखते हैं फॉरेस्ट कन्वर्जेशन। ओके, सो दैट फॉरेस्ट शुड बी conserved or the forest should be protected. Then soil erosion control, कि जो सॉइल इरोजन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए कि जिससे जो ओरिजिनलिटी है, जो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है वो भी सस्टेन रह सके, या फर्टिलिटी ऑफ जो लैंड है वो बनी रहे। देन वेटलैंड्स प्रिजर्वेशन। ओके, तो ये पहले पॉइंट में आता है, ये पॉइंट सब जरूरी है। रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज which cover adherence to the building codes, bylaws and the land use planning and control। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है उसके अंदर क्या आता है, उसके देखभाल, उसको कौन सा काम सौंपा गया है कि कौन से बिल्डिंग कोड्स है, कि फॉर एग्जांपल हर एक बिल्डिंग का एक कोड दिया जाता है, बाय लॉज उसका जो लैंड यूज प्लानिंग है कितने एरिया में उसको बनाया गया है, उसको अगर उसको बनाया गया है तो उसको सही तरीके से कंस्ट्रक्टिव वो है कि नहीं, उसको कंट्रोल करना। जैसे हमने अगले पॉइंट में देखा कि अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शंस और स्ट्रक्चर, तो उसमें ये पॉइंट आता है। ओके,
आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एरिड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज एम्ड एट डेवलपिंग एंड अलर्ट एंड एजुकेटेड कम्युनिटीज। तो यहाँ पे जब ऐसा कोई डिजास्टर होता है, नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका काम क्या रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए। आगे का पॉइंट है, अल्टरनेटिव टू द स्ट्रक्चर सच एज डैम्स, बिल्डिंग्स, फ्लड वॉल्स टू द लेसन दैट हैजार्ड इम्पैक्ट, कि इस प्रकार का डैम्स और बिल्डिंग्स और फ्लड वॉल्स बनाया जाए कि जिससे ये जो इम्पैक्ट होती है कि उसको रोक तो नहीं सकते नेचुरल कैलेमिटीज को, पर नेचुरल कैलेमिटीज जो हो गई उसकी इम्पैक्ट इस पे थोड़ा सा कम हो, ऐसे स्ट्रक्चर के डैम्स, बिल्डिंग्स और फ्लड वॉल्स बनाए जाएं। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू 40 पीपल? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे। यस मैम। आगे का पॉइंट देखिए, the adoption of appropriation mitigation tools require the assessment of certain key steps involved in the process। तो जो डिजास्टर मिटिगेशंस में और भी अप्रोप्रिएट टूल्स जो आपको यहाँ पे बताए गए कि जिसकी वजह से और प्रोग्रेस हो सकती है, वो क्या है अभी हम देखेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ हैजार्ड that community or area is likely to face। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जिस एरिया में ये घटनाएं घटी हैं, तो उस एरिया को समझने के लिए उसका डैमेज कितना उसमें डैमेज कितना हुआ है, किस वजह से है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग वो हम बोलते हैं वो डिजास्टर मिटिगेशन टीम को होना चाहिए। दूसरा है कि एज एन असेसमेंट वल्नरेबिलिटीज ऑफ कम्युनिटीज, कि जिसकी वजह से डिजास्टर होने के बाद कि कम्युनिटी में कि जो हम दिखाई देता है, डिवाइडेशन दिखाई देता है, कितना डैमेज हुआ है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग बच गए हैं, किसका नुकसान हुआ है, उसका थोड़ा सा अंदाज, थोड़ा सा नहीं, उसका अंदाज डिजास्टर मिटिगेशन टीम वर्क को होना चाहिए। देन एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज दैट एम्स एट सेविंग लाइव्स, reducing property losses, but also lessens the consequences of uh, livestock on economic activities and social institution। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे नॉट ओनली जिससे ओनली डैमेज एरिया में ही नहीं, लेकिन जो लोग बच गए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचे हैं, या जो कुछ बचने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश की जाए, कि जितना भी प्रॉपर्टी लॉसेस हुआ है उसको कैसे कम किया जाए, और उसकी वजह से कि फॉर एग्जांपल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइफ स्टॉक और इकोनॉमी, उसकी वजह लाइफ स्टॉक के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे क्या इम्पैक्ट होती है, सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या इम्पैक्ट होती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम जो इंसान होते हैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, फिर हम एनवायरनमेंट के बारे में भूल जाते हैं, लाइफ स्टॉक के बारे में भूल जाते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देती है, तो उसकी इम्पैक्ट हमें बाद में दिखाई देती है, क्योंकि लाइफ स्टॉक भी उतना ही ज़रूरी है, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश की जाए। तो ये सब स्ट्रेटेजी जो मिटिगेशन प्लान और मिटिगेशन टूल्स और गोल्स हम बोलते हैं उसमें आना चाहिए। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? ये पॉइंट इतना इजी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन आई विल टेल यू अगेन। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? यस मैम। आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी दैट एम्स एट सेविंग लाइफ, अभी जो मैंने बोला सोशल इंस्टीट्यूशन की, फॉर एग्जांपल कि जो लाइफ स्टॉक जो इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटीज होती है और जो सोशल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है, जो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, तो वो
कहीं ना कहीं प्राइवेट और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई होती है, कि जिसकी इम्पैक्ट हमें डिजास्टर के बाद दिखाई देती है। तो उस पर क्या काम किया जाए, ऐसा सरकार को या जो डिजास्टर मिटिगेशन टीम वर्क है उसको सोचना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक। ओके, तो आपके बुक में, अभी आप सुनिए ध्यान से, आपके बुक में हर एक जो डिजास्टर है उसका डू और डोंट्स और कैसा क्या करना चाहिए, कंट्रोल मेजर वगैरह हर एक पॉइंट दिया गया है। तो मैंने हर एक पॉइंट के हिसाब से पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप किया है कि आपको सबसे अच्छा सा नोट्स मिल सके। तो पूरा पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है कि जैसा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा आपको पीपीटी भेजा जाएगा। तो सबसे पहले आता है अर्थक्वेक। जैसे हम नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो नेचुरल डिजास्टर में पहले आता है अर्थक्वेक, उसकी बात करते हैं। एंड अर्थक्वेक इज अ मेजर नेचुरल डिजास्टर। It is the sudden trembling or shaking of earth surface called crust. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, कि जैसे हमको पता है थोड़ा सा क्रस्ट हो जाता है और शेकिंग, और जैसे जमीन हिलने लगती है, और सडन ट्रम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड क्रस्ट, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द रॉक लेयर्स अंडर द अर्थ सरफेस। ये आपको समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Do you understand or not? Yes, ma'am. During Yes, the ma'am. earthquake, the surface of the earth shifts and moves, which destroy the building and other structures as well natural habitats. कि जैसे भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी वजह से जो जमीन का जो लेयर होता है वो खिंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या थोड़ा सा क्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है कि जो बिल्डिंग्स होते हैं वो कॉलेप्स हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, कि अदर स्ट्रक्चर्स होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी उसके यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको ये दिया गया है कि मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, उसको कैसे मापा जाए, क्या होता है। द अर्थक्वेक बिगिन द डीप ग्लो sorry earthquake begin deep below the ground. The point of earthquake where the rocks first break is called focus and hypocenter of the quake. तो अर्थक्वेक किस तरह से स्टार्ट होता है, तो अर्थक्वेक जैसे जमीन के अंदर से बहुत नीचे से उसका जो बिगिनिंग होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। तो वहाँ पे पॉइंट करने के लिए कि जो वहाँ पे रॉक्स है तो वो सबसे पहले टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इट इज फोकस ऑन द, इट इज कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस या हाइपोसेंटर ऑफ द क्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ directly above the focus is known as epicenter, कि जहाँ से जमीन किसने की या जमीन शिफ्टिंग होने की बिगिनिंग होता है, शुरुआत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर बोलते हैं। डू अंडरस्टैंड? हेलो, सभी है ना यहाँ पे? Yes, ma'am. ओके। Yes, आपके जब आपके पास बुक होगा तो आपको थोड़ा सा पता है कि ये नोट्स थोड़ा सा अलग है, मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको डाला है ये, तो आपको जितना चाहिए तो आपका इस्तेमाल कर सकते हो। दे सिस्मोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, तो सिस्मोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं कि जो अर्थक्वेक का स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, आगे देखते हैं। They use the seismographs to record and measure the motion of the ground and the location where the earthquake takes place. तो वो सिस्मोलॉजिस्ट है, वो किसका इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी चीज़ मापने के लिए, कि फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर या मिलीमीटर या जैसे किलोमीटर में एरिया हो तो किलोमीटर में नापा जाता है। इस तरह के अर्थक्वेक का अंदाज निकालने के लिए, अर्थक्वेक कितनी डैमेज हुआ है, तो उसके लिए सिस्मोलॉजिस्ट है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, सिस्मोग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। ये बात याद रखिए, ये पॉइंट जरूरी है कि जो अर्थक्वेक का लिए जो स्केल का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के लिए,
उसको नापने के लिए, तो वो अर्थक्वेक मीन्स उस स्केल का नाम क्या है, देखिए, रिक्टर स्केल। एंड इंटेंसिफाई उसकी इफेक्ट ऑफ अर्थ इज मेजर्ड बाय द मर्कली स्केल। ये पॉइंट जरूरी है। तो उसको उसकी इम्पैक्ट कितनी दिखाई देती है, अर्थक्वेक की उसकी इम्पैक्ट कितनी दिखाई देती है, तो उसको मर्कली स्केल से नापा जाता है। और जो उसकी डैमेज कितना हुआ है, तो उसको नापने के लिए किस एरिया में कितना हुआ है, तो उसको रिक्टर स्केल से नापा जाता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वुड हैव द वैल्यू अबाउट 6.0 और मोर रिचर स्केल। तो उसका जो प्रोपोर्शन है तो अर्थक्वेक का, तो 6.0 से वो स्टार्ट होता है। उसका जो हम बोलते हैं कि कितने पॉइंट में अर्थक्वेक हुआ। एनी ट्रेमर ऑफ वैल्यू मोर देन 7.0 would be classified as a major earthquake, would be very dangerous। कि उसका जो पॉइंट उसका बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल 7.0 है, 6.0, तो ये बड़ा अर्थक्वेक है, उसको ऐसा नापा जाता है रिक्टर स्केल से। ओके, लेकिन उससे भी बड़ा, कि फॉर एग्जांपल 6 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, मेजर अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक, उसका कैसा होता है, डैमेज कैसा होता है, आगे देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, सेटलमेंट इन द सिस्मिक जोन्स और प्रोन एरिया टू द अर्थक्वेक। तो जैसे डैमेज तो होता है, लेकिन डैमेज में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, रोड्स चले जाते हैं, बिल्डिंग्स कॉलेप्स हो जाते हैं, ब्रिजेस कॉलेप्स हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं डैम्स वगैरह। सेटलमेंट्स मीन्स इनहैबिटेंट्स, ये सब कुछ ये प्रॉन एरिया में जहाँ पे अर्थक्वेक होता है सब कुछ डैमेज हो जाता है। द बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स ऑन द रिवर्स अराउंड सिस्मिक जोन्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे दिखाई देती है, तो अर्थक्वेक एरिया में अगर वो डैम्स है, ओके, तो वहाँ पे रिवर पे जो डैम बने हुए हैं, तो वो सिस्मिक एरिया की प्रोन एरिया बताया जाता है। वीक एंड टेम्पररी हाउसेस नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर द शॉक्स, कि जो टेम्पररी हाउसेस और वीक बिल्डिंग्स है, वो ज़्यादा ये जो हम बोलते हैं 0.6 जो अर्थक्वेक आता है या 7.0 अर्थक्वेक आता है, उसको बेयर करने की कैपेसिटी नहीं रखते। थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होता है वो थोड़ा सा भी बेयर कर सकते हैं, लेकिन जो टेम्पररी हाउसेस है, जैसे हम बोलते हैं कच्चा घर या कच्चा घर, तो पक्का घर जो टूट जाता है, तो फिर ये कच्चे घर की क्या उसके सामने औकात है। ओके, आगे देखते हैं। ऑन द स्टीप स्लोप्स रोलिंग एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हिट द पीपल एंड किल देम, कि जैसे स्लोप पे अगर कोई जैसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो वो जैसे टूटता है, तो उससे क्या होता है, वो रोलिंग जैसे रोलिंग करते हुए नीचे आता है, तो उसकी वजह से लोगों को और लोग मर जाते हैं, और वो रोलिंग की वजह से भी लोग मर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ पे, अगर पहाड़ पे बड़ा सा पत्थर है और वो नीचे आता है जैसे रोलिंग करते हुए, तो नीचे जो खड़े होते हैं लोग होते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं या वो लोग मर जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बताया है। देन क्रैकिंग इन द ग्राउंड causes landslide and this turn in the greater damage, कि इसकी वजह से क्या होता है कि लैंड होता है, जो ग्राउंड होता है उसमें दरारें आ जाती है, और उसकी वजह से it also causes to the landslide and it also turn into the greater damage. So do you understand this point properly, all of you? Do you understand this point, all of you, properly? Yes, ma'am. Yes. अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आगे का जो गोल्स वाला पॉइंट था या डिजास्टर मिटिगेशंस वाला पॉइंट था, तो वो जल्दी से समझ में आने वाला पॉइंट नहीं है। वहाँ पे बच्चे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको नहीं समझ में आए तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके,
अभी उसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि ये जो नेचुरल डिजास्टर है, सभी जो नेचुरल डिजास्टर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, वो यहाँ पे बताए। कंट्रोल मेजर to prevent an earthquake hazard, the building should be properly designed. Yes, that when we are talking about the constructions, that dams, then pools, the bridges, that buildings, it should be designed in a proper way. They do not construct houses in the high prone area जहाँ पे ज़्यादा possibilities रहती है earthquake की, वहाँ पे houses build नहीं करना चाहिए. If the buildings already exist in such areas, make necessary changes to make it quiet. Okay, तो earthquake आने से पहले उसमें थोड़ा सा जितना चेंज हो सकता है उस बिल्डिंग में, उतना ऑलरेडी है वहाँ पे, उस प्रोन एरिया में है, तो जितना ज़्यादा चेंज कर सकते, उतना जितना पॉसिबल उतना चेंज कर सकते वहाँ पे होना चाहिए. किस में होना चाहिए? बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस में होना चाहिए. Do you understand this point properly, all of you? Do you understand? Okay. Yes, ma'am. आगे का देखते हैं. In the case of earthquake, move out of your house and come in the open, but do not panic. ऐसा सबके बारे में तो हम नहीं बता सकते कि ज़्यादातर लोग क्या क्या होते हैं, घर में बंधे हुए रहते हैं ना, तो क्या होना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, ओपन जो स्पेस होती है वहाँ पे आना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए. तो पैनिक नहीं होना नहीं चाहिए. ऐसे तो जैसे हम खुद पहले अप्लाई करें तभी हम दूसरों को बता सकते हैं कि पैनिक, हम हर एक चीज में पैनिक हो जाते हैं. एम आई राइट? हर एक चीज में पैनिक होते हैं कि नहीं? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. पैनिक होते हैं कि अगर हमारी चीज हमें जगह पे नहीं मिलती तो हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? पैनिक हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? पैनिक हो जाते हैं. तो जैसे आप ऐसे नेचुरल कैलेमिटी से आप फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे पैनिक नहीं होने चाहिए. मैं आपको कैसे उस किस बेस पे बोल सकती हूँ? अगर मैं खुद अप्लाई करूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ. यहाँ पे बताया गया कि पैनिक नहीं होना चाहिए, कूल रहना चाहिए, कूल माइंडेड. ओके, आगे का पॉइंट है, यहाँ पे देखिए. डू नॉट यूज द लिफ्ट इफ यू लिव इन द हाई राइज बिल्डिंग. ओके, मोस्ट प्रोबेबली द पीपल डू नॉट यूज द स्टेयर्स. ओके, that those who are living in the flat system, they use the lifts. Okay, so whenever these natural disasters occur and if you are using these lifts, what happen? What will happen? What will happen? I'm asking you, what will happen? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हेलो, हम फंस सकते हैं अंदर. हम फंस सकते हैं, डैमेज हो सकता है, मर सकते हैं वहाँ पे, शॉक भी हो सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ भी जान भी जा सकती है. तो ज़्यादातर जब ऐसा फ्रॉम आपको बताया गया है कि आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कि ऐसा आ सकता है, आपको मैसेज दिया जाता है, तो उस टाइम एटलीस्ट उस टाइम वहाँ पे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज, if you are driving, stop your vehicle in the open area and avoid bridges and congested area. Okay, ये जरूरी है कि when you are driving, okay, at that time, and if you feel that earthquake or something will be going on there, that shocks will be going on there, तो उस टाइम अपने अपना व्हीकल ओपन एरिया में लगाना चाहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रिज पे से नहीं, लेकिन कंजेस्टेड एरिया में से वहाँ से गुजरना नहीं चाहिए. ये सिंपल पॉइंट्स है जो आपको जल्दी से समझ में आएंगे. ठीक है? अंडरस्टैंड और नॉट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, दोज द पीपल, आपको एक हिंट देनी है. दोज द पीपल हु आर राइटिंग इन मराठी ना, those are the people who are writing in Marathi, okay, the paper in Marathi, they can use the Google translator, that these notes are given to you in the English. Okay, you can use the Google translator and you can
by using this Google Translator, all these notes will be available in the Marathi if you want to write them. If you do not want to do anything, then it will be not possible. But if you want it, that all the notes which are given in English, I have to translate in Marathi, then you can also use the Google Translator. That is the easy platform for you to get the same notes in Marathi. Do you understand? Do you understand? अभी आपका problem solve हो जाएगा. Do you understand or not? Vishal, do you understand? Ma'am. Priyanka? Yes, ma'am. हाँ, so use the Google Translator. Download the application Google Translator, English to Marathi. So whenever you are typing, just typing, then just try for the first time. Type only 2 lines, then translate. It is already given, options given, and the whole title, whole sentence will be translated into Marathi. So it will be easy for you. ठीक है, अभी नोट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा पॉइंट्स आपको पूरा का पूरा टाइप, आपको सिर्फ टाइप करना है, आपको मराठी में वहां पे मिल जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई आंसर भी दे नहीं रहा. कहीं पे मोबाइल पे है या घूम रहे हैं कहीं पे और पे? क्या Yes, कर ma'am. रहे हैं? हाँ, और एक बात बतानी है, जिसको आपको भेजा जाता है गूगल शीट, अगले कॉलम में प्लीज मत लगाइए. अगले कॉलम में अटेंडेंस मत लगाइए. फेक अटेंडेंस लगाते हमको पता चल जाता है. हाँ, आपको प्रेजेंट था, आप प्रेजेंट थे, पर वहाँ पे लगा नहीं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. जो प्रेजेंट है, अभी मुझे 40 पीपल दिखा रहे हैं, पर 40 के 80 हो गए. हाँ, मैंने गूगल शीट आपको देने के बाद मैंने देखा तो आपको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि नाम मुझे पता चल जाता है यहाँ पे कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं. तो अगले कॉलम में अटेंडेंस मत लगाइए. और एक बात बताती हूँ, क्योंकि आपके मोबाइल पे पूरा जब गूगल शीट भेजा जाता है तो गूगल शीट नंबर 1, 2 जितना रेडी किया गया है तो 2 में आज लगाएंगे, क्योंकि अभी ये जो पिछला महीना था सितंबर वो खत्म हो चुका है. अभी ये अक्टूबर महीना है, तो अक्टूबर महीने की जो गूगल शीट है आपको दिखाई देगी. शीट नंबर कौन से वो आप देखेंगे, कौन सा महीना है वो भी देखेंगे, और कौन सा डेट है वो भी देखेंगे. उसके बाद आप अपना अटेंडेंस लगाएंगे. ऑल ऑफ यू, डू यू अंडरस्टैंड? सिर्फ पीपी करके अपना जो हम बोलते हैं ना ओवर स्मार्टनेस हमको मत दिखाइए. हमको समझ में आ जाता है. समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो ये Yes, बात ma'am. याद रखें. मंथ देखिए, डेट देखिए, कॉलम देखिए. पहली तारीख को मैंने भेजा नहीं था, पहला कॉलम बनाया है, पहली तारीख का कॉलम बनाया है, तीसरी तारीख का कॉलम बनाया. कल लेक्चर नहीं हुआ, कल छुट्टी थी, उसका लेक्चर का अटेंडेंस नहीं लगाएंगे आप. ओके, और कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर लॉक. इफ यू आर डू इट आफ्टर दैट, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. नंबर भी चेंज नहीं कर सकते आप, किसी का भी नंबर चेंज नहीं कर सकते, और किसी की भी अटेंडेंस है, आपको अपना अटेंडेंस लगाना है, देखना है वहाँ पे है या नहीं, ऐसा ही करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? जितने में प्रेजेंट है उतने में ही लगाएंगे. ओके, आगे देखते. तो ये पॉइंट समझ में आए? और किसी को दिक्कत है? और किसी में प्रॉब्लम है? किसी और में प्रॉब्लम है क्या? कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? नोट्स का No, प्रॉब्लम ma'am. है? जो मराठी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने आपको एक इजी वे बताया है कि आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके पूरा का पूरा नोट जो इंग्लिश में आपको दिया गया है तो कैसे हो जाएगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा. कि ऐसा नहीं होगा मैडम ये क्वेश्चन तो हमारे मराठी के बुक में है ही नहीं, ये नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा. आपको पूरा का पूरा नोट वहाँ पे मिल जाएगा. आपने मराठी ट्रांसलेटर किया तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और कुछ नहीं.